हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि अपने लुओ फैंग ने बैटल को एक नया ही रुख दे दिया था, क्योंकि वो अपनी आर्मामेंट का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट का इस्तेमाल कर रहा था। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फैंग ने बहुत ही अच्छे से इस बंदे को बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से अपनी आर्मामेंट से मार डाला था। जिसके बाद वो बंदा आर्मामेंट को पकड़ा हुआ था और यहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही थी। लेकिन तभी लुओ फैंग कहता है कि तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, आइस रियल्म की पावर बहुत ही ज़्यादा हैवी बर्डन के रूप में काम करती है। अगर वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर भी तुम डेड हो तो इससे भी तुम्हारे माइंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ग्रेट अफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि एक नेगेटिव अफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है कि नाबिनी को इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इवन उसकी आसपास की आइस अभी भी मूव कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर लुओ फैंग उसे चिताते हुए कहता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है बेटा, क्योंकि अब ये जो बैटल है वो ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फिलहाल ये बंदा अभी भी अपनी सोर्ड लेके लुओ फैंग की तरफ को इशारा कर रहा था। लेकिन तभी लुओ फैंग कहता है कि अब ये मेरे लिए थ्रेट नहीं रहा, और जैसे ही लुओ फैंग अपनी नीडल का इस्तेमाल करता है, ऑन दी स्पॉट ही यहाँ पर नाबिनी का खेल ख़त्म हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फैंग एक लास्ट टाइम उससे ये भी कहता है कि तुम्हारे पीछे जो भी लोग हैं उनसे इस बारे में साफ कह दो कि मैं उन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरता। साथ ही उन्हें उन सारी ही चीज़ों पर नज़र नहीं डालनी चाहिए जो कि किसी और से बिलोंग करती हो। हमें देखने के लिए मिलता है कि नाबिनी का खेल यहीं लुओ फैंग ने ख़त्म कर दिया था और वो बहुत बुरे तरीके से नीचे को गिरता जा रहा था। अब यहाँ पर नाइन्थ क्वीन को इस चीज़ से बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो अपने पैर पटक रही थी और कह रही होती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो नाबिनी तो बस सिर्फ लूजर से ही फाइट करता रह जाएगा, क्या ही फ़ायदा हुआ इस पूरी बैटल का। अब ग्रैंडपा भी चुपचाप अपना मुंह लटकाए हुए खड़े थे और यहाँ पर फिलहाल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी नाइन्थ क्वीन भी। लेकिन अब वो सेकंड बैटल को देख रही थी, जहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख के वो कह रही थी कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि लुओ फैंग के बचने का चांसेस नहीं है। उसे एक नई होप मिल गई थी, लेकिन ग्रैंडपा अभी थोड़े स्ट्रेस में थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फैंग वापस अपने ब्रदर्स के पास में आ गए थे। तभी ली शेन कुछ अजीब ही तरीके से लुओ फैंग को पकड़ते हैं, उसके बाद उसे ऊपर की तरफ को उठाते हैं। यहाँ पर अपने होंग भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक और बैटल अपने लुओ फैंग ने जीत ली थी, जो कि इन लोगों की खुशी देख के साफ साफ नज़र आ रहा था। लेकिन तभी अब जो नेक्स्ट ओपोनेंट था वो रोंगजुन था, जो कि स्क्रीन पे देखते हैं और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही ब्रदर्स लुओ फैंग को इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। लुओ फैंग, जब मैंने उसके साथ फ़ाइट की थी तब मुझे उसके और मेरे बीच के ह्यूज गैप के बारे में पता चला। तभी ली शेन भी कहते हैं कि हाँ, उसके पास में ढेर सारी पावर है और इवन मैं भी उसकी खतरनाक जैसे टैलेंटेड पर्सन के साथ में बिल्कुल भी नहीं टिक पाया। इवन मैं तो उसका एक सिंगल अटैक भी सर्वाइव नहीं कर पाता। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि स्पिरिचुअल मास्टर कह रहे थे कि इसका जो डाटा मैंने स्टडी किया है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि लुओ फैंग तुम्हारे बचने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि इसकी कॉम्बैक्ट एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अब तक जो भी मैचेस इसने फाइट की हैं उन सभी में ऑलमोस्ट ये जीता है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि लुओ फैंग, तुम्हें पता है तुम्हारे जीतने के चांसेस कितने हैं। और फिर वो लुओ फैंग को और भी ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करवाते हैं, ये कहते हुए कि 0.02% तुम्हारे चांसेस है लुओ फैंग आगे फाइट करने के। जिसके बाद वो कह रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहेगा। लेकिन तभी बबाता उन्हें हटा देती है और कह रही थी कि टकलू मास्टर तुम्हारा तो यही है, वो हमेशा टैक्टिक के हिसाब से काम करता है और मुझे भी यही लगता है कि लुओ फैंग, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है इसको हराना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा लुओ फैंग, हमें बस एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है। जिसके बाद वो लुओ फैंग को एज ऑलवेज मोटिवेट करती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है कि अब बैटल होने वाली है रोंगजुन और साथ ही लुओ फैंग के बीच में। सारे ही लोग एक बार फिर से इस बैटल को देखने के लिए रुक चुके थे और सभी की नज़रें लुओ फैंग के ऊपर थी कि अब आगे ये क्या करेगा। सारे ही लोगों को सिर्फ एक ही बंदे से उम्मीद थी और वो था रोंगजुन, क्योंकि रोंगजुन ही यहाँ पर वो बंदा है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन लुओ फैंग कहता है कि जब हिडन स्ट्रेंथ सामने आती है तब एक काफ़ी बड़ा झटका लगता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर रोंगजुन, उसके बारे में भी दिखाया जाता है जो इसने की अभी तक ढेर सारे बैटल्स के अंदर पार्टिसिपेट्स किया और बहुत ही अच्छी उसकी फाइटिंग रही। एक उम्दा लेवल का फाइटर रोंगजुन यहाँ पर कहला सकता है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि रोंगजुन एंड लुओ फेंग दोनों ही एक दूसरे के सामने आने वाले थे फाइटिंग के लिए। तभी हमें पता चलता है कि होश कहने लग गया था कि अब देखना ये होगा कि दोनों ही फील्ड के महारथी आखिर आपस में कैसे फाइट करेंगे और ये बैटल किस तरीके से अपनी पीक को हासिल करेगा। लोग इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और यहाँ पर ये भी कह रहे होते हैं कि एब्सोल्युटली इसके अंदर जीतने के चांसेस 200% रोंगजुन के ही हैं, क्योंकि लुओ फेंग इसके सामने टिक ही नहीं सकता। रोंगजुन अपने सामने आने वाले हर एक बंदे को क्रश करता जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोग अभी भी लुओ फेंग के नारे लगा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं शैन जो कि बैठा हुआ था और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कुछ, जिसके बाद उसकी सर्वेंट कह रही थी कि बॉस आखिर आप किसके ऊपर बेट लगाने वाले हैं। तभी वो कहता है कि रोंगजुन तो मुझे काफ़ी स्ट्रांग लगता है। दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के सामने खड़ी थी। लुओ फेंग भी वहाँ पर मौजूद था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रोंगजुन भी आ जाता और वो काफ़ी गुस्से के साथ लुओ फेंग को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था। लुओ फेंग भी कहता है कि ये जिस तरीके से मुझे देख रहा है मुझे अपने ऊपर काफ़ी प्रेशर फील हो रहा। रोंगजुन वहीं आकर खड़ा हो जाता और कह रहा था कि पहले तो मैं तुम्हें हराऊंगा, उसके बाद फिर देखना कि मैं किस तरीके से तुम्हें ख़त्म करता हूँ। तभी लुओ फेंग को देखते हैं जो कि थोड़ा हैरान होकर उसी बंदे को देख रहा था और यहाँ पर रोंगजुन अभी भी यही कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें फ़ाइट करने में काफ़ी ज़्यादा पावर लगेगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें इसके अंदर शामिल करके वापस आने का मौका नहीं दूंगा। वो लुओ फेंग को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा होता है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम अगर मेरे ओपोनेंट हो तो तुम काफ़ी देर तक ऐसे ही होल्ड करके फाइटिंग को करो, क्योंकि मैं सच में तुम्हारी एबिलिटी को देखना चाहता हूँ। लुओ फेंग उसे गुस्से से देखने लगा था, क्योंकि लुओ फेंग ये शो नहीं करना चाहता था कि वो यहाँ पर उससे डर रहा है। स्क्रीन के ऊपर पे टाइम ख़त्म होता है और अब ये बैटल ऑफिशियली स्टार्ट होने वाली थी, जहाँ पर एक तरफ लुओ फेंग खड़ा था, दूसरी तरफ रोंगजुन खड़ा होता है। लुओ फेंग के सारे ही टीम मेंबर्स और उसके बच्चे इस बैटल को देख रहे थे और साथ ही अदर पीपल भी इस बैटल को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। साथ ही कुछ लोग नर्वस नज़र आ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग तुरंत ही अपने बॉडी सूट को पहन लेता है और उसके बाद जो मास्टर थे वो तुरंत ही एक बार फिर से इस बैटल को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अब एक बार फिर से अपनी आर्मामेंट को पकड़ लेता है और अब काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। रोंगजुन भी अपनी सोर्ड को लेता है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि रोंगजुन काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। लुओ फेंग सबसे पहले अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए रोंगजुन के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद ये लोगों को जैसे ही मौका मिलता है फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी। अब जैसे ही वो बंदा अपनी फाइटिंग की स्ट्रेटेजी लेके अटैक करता है तभी हमें नोटिस होता है कि लुओ फेंग काफ़ी तेज़ी के साथ अटैक कर रहा है। इसके अलावा लुओ फेंग उसकी स्पीड एंड उसकी स्ट्रेटेजी फाइटिंग स्टाइल को देख के ये भी कहता है कि मुझे तो समझ आ गया कि आखिर किस तरीके से इसने हमारे ब्रदर होंग के साथ में फ़ाइट की थी। हालांकि तभी ली शेन कह रहे थे कि ब्रदर तुम्हें ही करना होगा। तभी लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अपने हेवेंस डोमेन को रिलीज़ करता है और काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है रोंगजुन के ऊपर अटैक करने के लिए। रोंगजुन लुओ फेंग को पीछे हटा देता है, लेकिन लुओ फेंग अपनी आर्मामेंट का इस्तेमाल करते हुए लगातार उसके ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रहा था। लेकिन यहाँ पर रोंगजुन भी कुछ कम ज़िद्दी नहीं नज़र आ रहा था, वो भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। लुओ फेंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लुओ फेंग भी अपने आप को बचाते हुए अपनी आर्मामेंट का इस्तेमाल कर रहा था और पीछे को हट रहा होता है। ये लोग काफ़ी तेज़ी से इसी दशा में आगे बढ़ रहे थे और आसपास की जगह को डिस्ट्रक्शन से भर रहे होते हैं। तभी एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर रोंगजुन ऑलमोस्ट लुओ फेंग को हिट करने वाला था, लेकिन लुओ फेंग उसको रोकते हुए पीछे को हट जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग काफ़ी तेज़ी के साथ ब्रीदिंग मोमेंटम का इस्तेमाल करता है और अब जैसे ही रोंगजुन आगे आता है अटैक करने के लिए तभी एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट इस जगह पर हो गया था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर रोंगजुन जो था वो फिलहाल लुओ फेंग के उस नीडल के अटैक के थ्रू जूझ रहा था और थोड़ी देर बाद जब वो अपने हाथ को देखता है तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो कामयाब रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर एक वॉरियर लुओ फेंग को देख रही थी और लुओ फेंग को देख के कह रही थी कि लुओ फेंग इस सिचुएशन से बाहर नहीं जा सकता और इसका तो जीतने का कोई चांस ही नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग कह रहा होता है कि इसने मेरी पैंथम सोर्ड स्टोन को बहुत ही आसानी से तोड़ डाला है। वाकई में इसकी और मेरी पावर के बीच में एक ह्यूज गैप है। जिसके बाद लुओ फेंग अभी भी उसी की तरफ को देख रहा था और कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि अब मुझे अपने लास्ट ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अपने इनर वर्ल्ड के अंदर ढेर सारी पावर को इकट्ठा कर रहा था और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग के पास में जो बची कुची 2 सोर्ड पैंथम थी लुओ फेंग उन्हें भी समन कर लेता है।
जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल मास्टर कह रहा था कि लेवल 7 क्या सच में अपने डिवाइन वेपन को 2 पैंथम सोर्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। वो यहाँ पर खुद हैरान था और सोच रहा था कि आखिरी कैसे। तभी बबाता कहती है कि अपने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को पूरे तरीके से स्टार लेवल पे लेके जाओ। जिसके बाद वो ये भी कह रही होती है कि लुओ फेंग ने इस जगह के सारे ही नियमों का फ़ायदा उठाया है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ये भी कह रही थी कि अब जब यहाँ पर लुओ फेंग के पास में डबल पैंथम सोर्ड्स हैं तो इसका मतलब ये है कि अब कॉम्पैक्ट पावर भी पहले से ज़्यादा डबल हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा था कि अब टैक्टिक्स के अंदर चेंज आ चुका है। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग उन दोनों को ही पकड़ के काफ़ी एनर्जी को रिलीज़ करता है। वो तुरंत ही उसे थ्रो कर देता है रोंगजुन की तरफ को। रोंगजुन वहाँ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था लेकिन लुओ फेंग उसे डायरेक्ट करता है जिससे कि वो एक पैंथम सोर्ड से काफ़ी में कन्वर्ट हो चुकी थी और वो काफ़ी तेज़ी से चारों ही डायरेक्शन से रोंगजुन के ऊपर अटैक कर रही थी। जिससे कि हमें देखने के लिए मिलता है कि जब दूसरी वाली आगे बढ़ रही होती है तो वो अपनी सोर्ड के थ्रू रोकने की कोशिश कर रहा था। लुओ फेंग ने काफ़ी चालाकी के साथ उसकी सोर्ड को भी फंसा दिया था और उसके बाद यहाँ पर दोनों के बीच एक बार फिर से शानदार फाइटिंग होने लग गई थी। लुओ फेंग कह रहा होता है, मैंने इसके पहले बैटल से सीखा, जब ये काफ़ी तेज़ी के साथ अटैक कर रहा होता है और हाई फ्रीक्वेंसी होती है तब स्मॉल फ्लोज तो हो ही सकते हैं और अल्टीमेटली मुझे काफ़ी स्पीड के साथ में अटैक करना है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लुओ फेंग वैसा कर भी रहा था। रोंगजुन जब एक अटैक को रोकता तो उसके पास और भी काफ़ी सारे नीडल आ जाते जिससे कि उसकी हालत ख़राब हो रही थी और अब लुओ फेंग उसको हिट कर पाने में कामयाब रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग एक बार फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। दूसरी साइड से सारी नीडल्स और एक तरफ से लुओ फेंग का यहाँ पर आर्मामेंट भी होता है। लेकिन तभी रोंगजुन जो था वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन को समन करता है जिससे कि एक बहुत ही बड़ा एनर्जी बॉल बन के सामने आ गया था और जैसे ही वो ब्लास्ट करता है तभी यहाँ पर जो नीडल वगैरह थी वो भी दूर को हट जाती हैं। साथ ही लुओ फेंग भी अब पीछे को हट गया था जिससे कि यहाँ पर वो बंदा इस बार बच चुका था। लेकिन वो लुओ फेंग के ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। उस सब के बावजूद लुओ फेंग घबराता नहीं बल्कि चिल्लाता है और एक बार फिर से उठ के खड़ा हो गया था और अपने अटैक को उसके ऊपर थ्रो कर देता है। रोंगजुन को देखते हैं जो कि यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा था कि लुओ फेंग के इस अटैक को रोका जा सके लेकिन अब उसकी खुद की भी हालत ख़राब हो रही थी। रोंगजुन एक बार फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग उसके आसपास की जगह को डिस्फॉर्ट कर देता है जिससे कि यहाँ पर लुओ फेंग को एक अपर हैंड मिला और यहाँ पर हम देखते हैं कि अपना गोल्डन हॉर्न बहमूद भी एक्टिवेट हो चुका था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग आगे बताने लगा था कि ये जो बंदा है वो अपनी डबल बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कि रोंगजुन जो है वो अब 2 हो चुके हैं जिसके चलते लुओ फेंग को उससे परेशानी आ रही है फाइट करने में। लेकिन तभी लुओ फेंग गोल्डन हॉर्न बहमूद को याद करते हुए कहता है कि इसके पास में भी एक सीक्रेट मेथड है जो कि एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर है और इसकी गोल्डन हॉर्न बहमूद की मेमोरी के अंदर भी ये मौजूद है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि गोल्डन हॉर्न बहमूद भी ऐसा कर सकता है। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग ये सारी चीज़ों को देख रहा था और कह रहा होता है कि अगर मैं इसे ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो क्या हम लोगों के लिए भी आसान है, मतलब कि क्या इसको ह्यूमन कर सकते हैं। जिसके बाद जैसे ही वो इस लॉ को समझने की कोशिश करता है और वो समझ गया था कि स्पीड के चेंज और ग्रेविटी जो हो रही है स्पेस के अंदर उसको अगर ढंग से समझ लिया जाए तो खुद को ऐसे किया जा सकता है। और जैसे ही यहाँ पर अटैक करने के लिए रोंगजुन आगे बढ़ रहा था लुओ फेंग ने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को सेपरेट कर लिया था। जिसके बाद अब लुओ फेंग भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी था। 9th क्वीन और ग्रैंड पर इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं लेकिन तभी लुओ फेंग के दोनों ही भाई इस बात से खुश हो रहे थे कि लुओ फेंग ने इस चीज़ को भी कर लिया है। तभी यहाँ पर हमने देखने के लिए मिलता है कि रोंगजुन अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए लेकिन लुओ फेंग भी उससे फाइट करने के लिए डट जाता है और काफ़ी अच्छे से उसके साथ फाइट कर रहा था। रोंगजुन यहाँ पर अटैक करने वाला था लेकिन अब लुओ फेंग के पास में डबल बॉडी है जिसके चलते यहाँ पर लुओ फेंग को इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपनी वेपन शील्ड को भी निकाल लेता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में लुओ फेंग के ऊपर अटैक कर रहे थे। इवन एक बार तो ऐसा हो गया जहाँ पे दोनों ही बॉडीज़ लुओ फेंग के ऊपर अटैक कर रही थी और लुओ फेंग बाल बाल बचता है इस सिचुएशन से। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग जैसे तैसे करके खुद को बचा ही लेता है लेकिन अब लुओ फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चारों ही तरफ से रोंगजुन को धंसा देता है। वो मूव ही नहीं कर पा रहा था तभी लुओ फेंग नीडल अटैक करने वाला था बट फॉर्चुनेटली यहाँ से रोंगजुन जो था वो बच जाता और ऊपर की तरफ जा रहा था। इवन वो नीडल जो थी वो भी काफ़ी तेज़ी से आ रही थी और उसको धोखा देते हुए ऑलमोस्ट उसकी आई के ऊपर जाकर हिट करने वाली थी बट फॉर्चुनेटली लेकिन तभी वो बच गया था। वो लकी रहता है इस बार। जिसके बाद हमें देखने के लिए
मिलता है कि अब वो पहले से भी ज़्यादा अग्रेसिव होकर लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन लुओ फेंग एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। दोनों ही अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे और एक बहुत ही बड़ा एनर्जी क्लैश हमें देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा टोर्नेडो टाइप क्रिएट हो गया था। हालांकि यहाँ पर ढेर सारे डिस्ट्रक्शन भी होता है, लेकिन लुओ फेंग ने लगातार इतनी सारी पावर का इस्तेमाल कर लिया था, जिससे कि अब फिलहाल लुओ फेंग हाफ रहा होता है। रोंग जुन भी थोड़ा पीछे जाके खड़ा हो गया था और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर लुओ फेंग को हाफता हुआ देख के रोंग जुन कहता है कि तुम तो बेटा जी थक गए, और साथ ही ये भी कहता है कि तुमने अपनी एनर्जी को ख़त्म कर लिया। तभी आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए लुओ फेंग के ऊपर। तो हम देखते हैं कि लुओ फेंग एक बार फिर से आगे आ गया था और हम देखते हैं कि दोनों ही काफ़ी तेज़ी के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही रोंग जुन अटैक करता है लुओ फेंग के ऊपर, लुओ फेंग तो बच गया था, लेकिन वो रोंग जुन के ऊपर अटैक करने में कामयाब हो गया था और कह रहा था कि मैंने तुम्हारे अटैक्स से इतना तो सीख ही लिया है कि आखिर तुम्हारी थॉट प्रोसेस क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी डोमिनेंस शो करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हम देखते हैं कि लुओ फेंग एक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करने वाला था और इस अटैक को देखकर ऐसा लग रहा था कि लुओ फेंग का भी लास्ट अटैक होगा और रोंग जुन का भी लास्ट ही अटैक होगा। लुओ फेंग का लास्ट अटैक इसलिए क्योंकि लुओ फेंग के पास इतनी एनर्जी नहीं बची कि इसके बाद दूसरा अटैक कर पाए, और रोंग जुन का इसलिए क्योंकि रोंग जुन अब इससे ज़्यादा पावरफुल अटैक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारे ही लोग अब देख रहे थे जहाँ पर लुओ फेंग ने अपना अटैक कर दिया था और अब बारी थी अपने इस फाइनल मैच को देखने की कि आगे क्या होगा। सभी देख रहे थे, सबके मुंह खुले रह गए होते हैं, लिटरली सबके मुंह खुले हुए थे सीन के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग वहीं पर गिर जाता है, उससे खुद को संभाला नहीं जा रहा था और रोंग जुन अभी फ़िलहाल खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये मैच इसी मिस्ट्री के साथ एंड होता है और सारे ही लोग अपना सर पकड़ के बैठ गए थे। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मिंगवे भी था, जो भी यही सोच रहा था कि न जाने अब आगे क्या होगा। हालांकि यहाँ पर हम वॉरियर को देखते हैं, वॉरियर ली शैन भी यहाँ पर बैठे हुए थे और होंग कह रहे थे कि वाकई में हमारे ब्रदर ने बहुत ही अच्छी फाइटिंग की है, उनके अलावा कोई भी इस फाइटिंग को इतने अच्छे लेवल तक नहीं लेके जा सकता था। तभी रोंग जुन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि वाकई में ये रीइंकार्नेशन वॉर जो है वो इससे कुछ अलग नहीं होगी, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लुओ फेंग ये बैटल अभी इनफ नहीं है। वो लुओ फेंग को बैटल के बाद काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहा था। इवन हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लुओ फेंग जो था वो भी रोंग जुन से पोलाइटली ही बात कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। इवन वहाँ से गायब होते वक्त रोंग जुन ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक फ़ाइट और दोबारा साथ में करें। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग भी यहाँ पर मुस्कुराते हुए वहाँ से गायब हो गया था और उसके बाद रोंग जुन भी वहाँ से गायब हो जाता है। लोग इस बैटल को देख के कहते हैं कि वंडरफुल, बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल। लोगों को ये बैटल बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। वो लुओ फेंग और साथ ही रोंग जुन दोनों के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर लोग कह रहे थे कि वाकई में ये युद्ध बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रहा, लुओ फेंग तुम वाकई तारीफ़ के काबिल हो। तभी होस्ट को देखते हैं जो कि इसके बारे में थोड़ा विचार करता हुआ नज़र आ रहा था। रोंग जुन को देखते हैं जो कि यहाँ पर बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा महान फाइटर है, उसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कड़ी तपस्या से गुजारा और उसकी जो टैलेंट है वाकई में अप्रिशिएटिंग है। हालांकि इसके बाद दूसरी तरफ देखते हैं लुओ फेंग को जो कि कह रहा था कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रहा और मुझे आगे चल के अपने आप को और भी ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करना होगा। हालांकि तभी उसे अपने बैली के ऊपर किसी के हाथ फील होते हैं। वो लुओ फेंग की वाइफ थी। लुओ फेंग उसे देख के खुश हो रहा था। तभी दोनों ही ब्रदर्स भी लुओ फेंग के पास में आ जाते हैं और वो उसे मोटिवेट करते हैं। हालांकि इसके अलावा हम देखते हैं कि बबाता कह रही थी कि अभी तुम्हें 10 बैटल को और करना है, जिसके बाद वो ये कहती है कि तुम्हें इसके लिए प्रिपेयर होना होगा। लुओ फेंग मैंने तुम्हारे लिए सारे ही ट्रेनिंग प्लान को बना दिया है, और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग देखता उसे उसका वेपन देती है और कह रही थी कि देखो ये अलग अलग चीज़ों के अंदर फॉर्म हो सकता है, मैंने इसे अपग्रेड कर दिया है। लुओ फेंग भी उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और अपने पास उसे तुरंत ही रख लेता है। तभी यहाँ पर बबाता कुछ लोगों को लेके आती और कह रही थी कि ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इमोर्टल मास्टर हैं। लुओ फेंग भी उन्हें देख के कह रहा था कि आखिर ये सीनियर क्या करते हैं। तभी बबाता कहती है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जाइंट स्टार सिस्टम की तरफ से आए हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये लोग भी, और अगर तुम इनसे फाइट करोगे तो यकीनन तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। लुओ फेंग अब रेडी हो जाओ एक और ट्रेनिंग के लिए। जिसके बाद लुओ फेंग भी अपना हाँ में सर हिला देता है और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।